Hello everyone, good afternoon, good evening. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. चलिए भाई आज की शुरुआत करें. गुड इवनिंग जी सौरभ जी. बहुत कम लोग बाग हैं अभी, टाइम आज ज़्यादा हो गया फिर भी कम है, क्या बात. चलिए बात चल रही थी हमारे फॉक ड्रामास की, लोक नाट्य. तो हमारा गौरी हो गया था, देन रामलीला हो गया था और रासलीला हो गया था. ये तीन हम कर चुके थे. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग. आज क्या कोई एरर आ गया था? नैतिक जी नमस्ते. आगे बढ़े भाई हम. और नेक्स्ट है आपका कठपुतली. कठपुतली अब देखिए. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. कठपुतली हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो वहां पर कठपुतली बनाने का काम होता है, कठपुतली मैन्युफैक्चरिंग का काम. और यहां पर कठपुतली नचाने से मतलब है, जो हमारा फोक ड्रामा में है कि हम कठपुतली को नचाते हैं. तो कठपुतली जो आर्ट है, जो ये फोक ड्रामा है, इसका ओरिजिन हुआ था मारवाड़. मारवाड़ से हुआ ओरिजिन, और उसके बाद हमारे दूसरे देश के अन्य जो पार्ट्स हैं वहां पर ये फैली थी. और इसकी अगर हम बात करें तो देवीलाल सामर इसके फेमस आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, देवीलाल सामर. अब देखिए यहां पर जो आर्टिस्ट होगा, इसका जो खिलाड़ी होगा, वो खुद तो पार्ट नहीं लेता, लेकिन वो कठपुतली नचाता. जो कठपुतली नचाने वाला है उसी को हम इसका फेमस खिलाड़ी या आर्टिस्ट कहेंगे. तो देवीलाल सामर जो थे, इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी कह लीजिए या आर्टिस्ट कह लीजिए, कलाकार थे. ठीक है, देवीलाल सामर इसके प्रसिद्ध फेमस खिलाड़ी थे या कलाकार थे. तो ये हुआ आपका कठपुतली. नेक्स्ट आप लीजिएगा स्वांग. देखिए जो स्वांग है, इसको देखिए निशान जी, रोजाना यही प्रॉब्लम आ रही है. कोई कहता है हिंदी में कराइए, कोई कहता है इंग्लिश में कराइए. अब अगर मैं बात करूं कि देवीलाल सामर, तो ये लीजिए, ये इंग्लिश में आ गया. अब लेकिन यहां पर ये सामर जो है, कोई सामेर बोलेगा इसको, कोई कुछ बोलेगा, थोड़ा सा यहां पर दिक्कत ये आती है. ठीक है, खिलाड़ी या कलाकार की जगह आप आर्टिस्ट लिख लीजिएगा. ठीक है, ओरिजिन हुआ है मारवाड़ से, ये लो मारवाड़ लिखा गया. इंग्लिश मीडियम वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होती. अब टर्म्स जो है वो एज इट इज रहेंगी. हाँ, अगर इंग्लिश में कोई टर्म्स आती है अलग से तो वो मैं आपको लिखवा ही दूंगा. ठीक है, तो ज्यादातर लोग बाग, मैंने आपसे पूछा भी था, तो मैक्सिमम लोग बाग ये कह रहे हैं सर हिंदी में कंफर्टेबल हमें लगता है. तो आएगा इंग्लिश में, लेकिन बाकी चीजें तो ऐसे ही आएंगी ना. अब गौरी है तो GAVARI, गौरी ये हो गया. रामलीला, रासलीला, एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा. ठीक है, पेपर इंग्लिश में होगा. ठीक है, मैं तो लिखवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपको इंग्लिश में लिखवा देता हूं. फिर थोड़ा सा मेरी राइटिंग की प्रॉब्लम को लेके आपको हो सकता है, राइटिंग अगर है तो. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो इंग्लिश में लिखा दूंगा. चलिए इंग्लिश में कर लेते हैं. चलिएगा, स्वांग. ये स्वांग जो है, इसको आम बोलचाल में हम लोग सांग कह देते हैं. अब इसमें जो कलाकार होते हैं, इसके आर्टिस्ट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो अलग अलग रूप धारण करते हैं. कभी वो बंदर बन के आ जाएंगे, कभी शिवजी बन के आ जाएंगे, कभी काली माई बन के आ जाएंगे. तो क्योंकि वो बहुत सारे रूप धरते हैं, बहुत सारे डिस्गाइज में होते हैं वो लोग, इस वजह से इनको कहा जाता है बहुरूपिया. अब बहुरूपिया का मतलब बहु
यानी बहुत सारे और रूप धरते हैं, तो इसलिए बहरूपिया, जो आम बोलचाल में बहरूपिया बोल देते हैं। तो जो आर्टिस्ट है वो इसका कहलाता है बहरूपिया। हम कह सकते हैं बहुरूपिया, बेसिकली तो वैसे नाम है बहुरूपिया, आम बोलचाल में हम कह देते हैं बहरूपिया। ठीक, जो इसका आर्टिस्ट जो है, इसका खिलाड़ी जो है, वो क्या कहलाता है? बहरूपिया कहलाता है। तो आप मार्केट में अगर कभी जाएं तो आपने देखा होगा कोई बंदर बन के मांगने के लिए आ जाता है, कोई काली माई बन के आ जाता है, तो वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये स्वांग ही है। आजकल इनकी कंडीशन जो है ना बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। पहले काफ़ी अच्छी कंडीशन हुआ करती थी, इनको इनाम वगैरह दिया जाता था इनकी कला के लिए, लेकिन आजकल बेचारे भिखारियों की तरह से मार्केट में आपको नजर आएंगे। तो वो जो अलग अलग रूप धरकर आपको वहां दिखाई देते हैं, वो कौन है? स्वांग वाला आपको लोक नाट्य दिखाई देता है मार्केट में जो होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वांग। इसका आर्टिस्ट जो है वो कहलाता है बहरूपिया या बहुरूपिया, और इसका कोई एरिया फिक्स नहीं है भाई, पूरे राजस्थान में किया जाता है। लेकिन इसके जो फेमस आर्टिस्ट हुए वो हुए जानकीलाल भांड। स्वांग, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। स्वांग या सांग, जिसको आम बोलचाल में बोल देते हैं, ये आपका अलग अलग, क्योंकि लोग बाग इसमें रूप धारण करते हैं, कलाकार जो होते हैं अलग अलग, कभी वो बंदर बन के आ जाएगा, कभी कुछ बन के आ जाएगा। तो इसीलिए इनका जो आर्टिस्ट है, इनका जो खिलाड़ी है, उसको बहुरूपिया या बहरूपिया बोल देते हैं। और इसके फेमस जो कलाकार हैं वो है आपके जानकीलाल भांड। और जानकीलाल भांड इतना अच्छा मंकी की एक्टिंग करते थे कि उनको मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। जो जानकीलाल भांड हैं उनको मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब वही प्रॉब्लम है भाई, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। अब हम बार बार इस पचड़े में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में आएगा, मैं इंग्लिश में ही पढ़ा देता हूं भाई, ठीक है। बाकी मुझे ऐसा फील होता है कि शायद आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, मैक्सिमम लोग बाग हैं भी। पर चलिए, अब जब बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, और आपका आएगा भी इंग्लिश में तो वही मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलें। नौटंकी। नौटंकी, देखिए नौटंकी बेसिकली ये यूपी का है। ये यूपी से आया है हमारे राजस्थान में, और प्रेजेंटली ये सबसे ज्यादा होता है भरतपुर, इसके अलावा धौलपुर, करौली, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये नौटंकी जो लोक नाट्य है, फोक ड्रामा है, ये आया कहां से है? यूपी से। और यूपी से ये आया भरतपुर, ठीक है। और उसके अलावा धौलपुर और करौली वाला जो एरिया है वहां पर आपको ये दिखाई देता है, ठीक है जी। तो अब इसको जो यूपी से भरतपुर लेकर आए, और इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी भी जो थे वो थे आपके भूरीलाल। भूरीलाल जो है इसको यूपी से कहां लेकर आए? भरतपुर लेकर आए,
भूरीलाल जो है इनको यूपी से भरतपुर लेकर आए, उसके प्रसिद्ध खिलाड़ी भी थे। ठीक है, और दूसरे एक और कलाकार हैं आपके गिरिराज प्रसाद। गिरिराज प्रसाद दूसरे हैं, भूरीलाल इसके मेन खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपका, आगे चलें हम लोग तो स्वांग हो गया, नौटंकी हो गया, तमाशा। तमाशा, अब देखिए तमाशा ये बेसिकली महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र से आया, से आया राजस्थान। अब देखिए यहां महाराष्ट्र की एक टोली बंशीधर भट्ट के लीडरशिप में आई है जयपुर। किसके शासनकाल में? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। इन द रेन पीरियड ऑफ सवाई प्रताप सिंह, दिस ड्रामा केम फ्रॉम महाराष्ट्र टू जयपुर। जयपुर आया, और किसके रेन पीरियड में आया, किसके शासनकाल में आया? सवाई प्रताप in the reign of Savai Pratap Singh. It came from Maharashtra to Jaipur. ठीक है, जयपुर आ गया साहब। इसके बाद सवाई प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट जो थे उनको एक तरह से शेल्टर दिया है अपने जयपुर में कि आप यहाँ रहिए और इस कला का प्रदर्शन यहाँ पर लगातार करते रहिए। तो उनको राजाश्रय मिला, और फिर उसके बाद बंशीधर भट्ट और उसके आगे आने वाली पीढ़ी लगातार तमाशा को जयपुर में शो करती रही है। ठीक, तो मेन सेंटर इसका हो गया जयपुर, बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र। सवाई प्रताप सिंह के काल में आ गया जयपुर। अब इसके जो खिलाड़ी हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बंशीधर भट्ट, इसके अलावा ये तो मेन थे जो इसको लेकर आए थे यहाँ पर, ये अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जयपुर आए थे सवाई प्रताप सिंह के काल में, और फिर यहीं बस कर रह गए थे। इसके अलावा आगे इनकी आने वाली पीढ़ी में वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपीजी भट्ट, ये कुछ इसके दूसरे खिलाड़ी हुए या कलाकार हुए। अब क्या करूं मैं, समस्या यही आ रही है। अब ये बोर्ड कुछ इस तरह का होता है भाई ऑनलाइन में कि इसमें जो ना पेन जो बड़ा स्लिप होता है। अब मेरी राइटिंग ऐसी, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। अब बहुत जमा जमा के लिखना पड़ेगा, मुझे धीरे धीरे लिखना पड़ेगा, बहुत समस्या हो जाएगी। चलिए खैर, नोट डाउन कीजिएगा। नौटंकी यूपी से आया, भरतपुर में सबसे पहले, इसके अलावा धौलपुर और करौली में भी जो फेमस है। भूरीलाल इसको सबसे पहले लेकर आए थे भरतपुर यूपी से। दूसरे इसके खिलाड़ी जो हुए वो हुए गिरिराज प्रसाद। तमाशा जो है ये महाराष्ट्र से है, जयपुर आया सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, ठीक, इन द रेन ऑफ सवाई प्रताप सिंह। और बंशीधर भट्ट जो हैं इसके मेन कलाकार रहे जो इसको यहाँ प्रदर्शन करने के लिए लाए थे। इसके अलावा वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट और गोपी जी भट्ट इसके दूसरे खिलाड़ी रहे। नोट डाउन कीजिए फटाफट से। चलिएगा नेक्स्ट हम ले लेते हैं आगे।
चार बैत, चार बैत। अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है चार बैत कहाँ का फोक ड्रामा है, तो ये आपका टोंक मेन सेंटर है इसका चार बैत का। ठीक है, तो चार बैत बेसिकली है कहाँ का, टोंक का है। और इसमें जो भाग लेने वाले हैं वो मेल्स ही लेते हैं, परफॉर्म्ड बाय मेल्स ओनली, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती चार बैत में। और जो भी मेल्स होते हैं उनके हाथ में एक, सभी के हाथ में एक पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है एंड दैट इज डफ। मेन इंस्ट्रूमेंट डफ, मेन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है डफ, सभी मेल्स के हाथ में होता है। यहां पर देखिए जब कोई इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इंस्ट्रूमेंट हर फोक ड्रामा में बजते हैं, लेकिन जहां पर ज्यादा हो, दिखाई दें, उनकी जो म्यूजिक है वो ज्यादा आपको सुनाई दे, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी होता है। क्योंकि जितने भी मेल्स होते हैं सब लोग डफ हाथ में लेते हैं, डफ हाथ में लेकर के और ये इधर उधर घूमते हुए इस फोक ड्रामा को करते हैं। तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डफ। ठीक है, टोंक का फेमस है। चलिएगा, अब इसके जो मेन खिलाड़ी हैं, अब वो ये मैक्सिमम लोग बात कह रहे हैं हिंदी में चलने दो, हिंदी में लिखो, हिंदी में प्लीज। अब क्या करें, मैं तो फंस गया ना एक तरह से, कोई कह रहा है हिंदी में लिखिए, कोई कह रहा है इंग्लिश में लिखिए। चलिए, इसके बाद अब इसके जो मेन जो आर्टिस्ट हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो एक तो हैं आपके खलीफा करीख खां, और एक हैं, मतलब थे, अब तो ये स्वर्गीय हो चुके हैं, अब्दुल करीम खां। ये दो इसके कलाकार रहे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। खलीफा करीख खां और अब्दुल करीम खां, ये दो हैं। चलिएगा, ये हो गया आपका चार बैत, नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टोंक का फेमस है, मेल्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मेन इंस्ट्रूमेंट है डफ, और आपके खलीफा करीख खां और अब्दुल करीम खां इसके रम्मत, नेक्स्ट फोक ड्रामा है आपका रम्मत। देखिए ओरिजिन जो हुआ है इसका, वो हुआ है जैसलमेर से, जैसलमेर से इसका ओरिजिन हुआ है। लेकिन प्रेजेंटली अगर हम देखें, वैसे तो रम्मत जो फोक डांस है वो फोक ड्रामा है वो पूरे साल भर चलता रहता है, लेकिन प्रेजेंटली जो सबसे ज्यादा फेमस रम्मत की है वो बीकानेर की है। प्रेजेंटली जो बीकानेर इज फेमस फॉर दिस ड्रामा। इस ड्रामा के लिए जो फेमस है आपका वो है आपका बीकानेर। और ओकेजन वैसे तो पूरे साल भर चलते रहते हैं, होली पे स्पेशली बहुत ज्यादा रम्मत लोक नाट्य होता है,
होली ओकेजन है, होली पर स्पेशली। ठीक है, ये है आपका रम्मत। अब इसके कुछ डफ, DAF, डफ मैंने बताया था। ठीक है, होली के ओकेजन पर ये ज्यादा होते हैं। अब इसके जो फेमस खिलाड़ी कह लीजिए, आर्टिस्ट कह लीजिए, अगर हम बात करें तो एक हैं आपके तेज कवि। तेज कवि, इसके जो आर्टिस्ट हैं वो हैं तेज कवि। अब देखिए, इन्होंने एक रम्मत, ये बेसिकली जो तेज कवि थे ये वैसे तो आर्टिस्ट भी थे, लेकिन ये तेज कवि खास तौर से जाने जाते हैं अपने एक तरह से फ्रीडम फाइटर भी थे ये। और इन्होंने बहुत सारे रम्मत जो फॉक ड्रामाज लिखे वो ज्यादातर आपकी स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित थे। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक लिखा था रम्मत फॉक ड्रामा स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी नाम का इन्होंने फॉक ड्रामा लिखा था। अब ये फ्रीडम स्ट्रगल पर आधारित था और इन्होंने इस स्वतंत्र बावनी को भेंट किया था, गिफ्ट किया था किसको? महात्मा गांधी को। ठीक है, ये स्वतंत्र बावनी इन्होंने लिखा जो फ्रीडम स्ट्रगल पर आधारित था, बेस्ड था, और इसको उन्होंने गिफ्ट किया लिख करके कि साहब मैं आपको डेडिकेट करता हूं, या गिफ्ट किया आपके महात्मा गांधी को। ठीक है, तेज कवि हो गए स्वतंत्र बावनी। आपके एएन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था स्वतंत्र बावनी किसकी रचना है। अब देखिए यहां पर रचना से क्या दिमाग में आया लोगों की कि बुक है कोई ये, जबकि ये था एक फॉक ड्रामा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र बावनी इन्होंने फॉक ड्रामा लिखा जो बेस्ड था आपके फ्रीडम स्ट्रगल पर। ठीक है, क्या हो गया भाई, वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो किसने ये, राज जी कह रहे हैं वॉइस की प्रॉब्लम है। पता नहीं, आपके उसमें नेट में कोई प्रॉब्लम होगी, देखिए राज जी। चलिएगा, अब हम आगे बढ़े जरा। तो एक ये हो गए आपके फेमस इनके जो खिलाड़ी थे, आर्टिस्ट थे। दूसरे जो इनके आर्टिस्ट हैं वो हैं जवाहर लाल जी पुरोहित। जवाहरलाल जी पुरोहित एक और खिलाड़ी हुए, जवाहरलाल जी पुरोहित, और इन्होंने भी एक स्पेशल रम्मत फॉक ड्रामा को लिखा, और वो बेस था जो आपके मैरिटल स्टेटस होता है, दाम्पत्य जीवन, जो मैरिटल लाइफ है किसी हस्बैंड वाइफ की, उस पर बेस था इनका रम्मत, और उसको इन्होंने नाम दिया हेडाऊ मेरी रम्मत। हेडाऊ मेरी रम्मत, इन्होंने इसको लिखा इस फॉक ड्रामा को और परफॉर्म किया। ये था आपके मैरिटल स्टेटस पर आधारित था, जो दाम्पत्य जीवन होता है मैरिटल लाइफ, उस पर आधारित था हेडाऊ मेरी रम्मत। तो ये हुआ आपका रम्मत फॉक ड्रामा, इसको आप नोट डाउन कीजिए फटाफट से। वॉइस नहीं आ रही है भाई राज जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा भाई अब क्लियर है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए आप लोग अपने नेट चेक कीजिए, क्योंकि बाकी किसी को समझ, देखिए सबको सब कह रहे हैं कि आ रही है। तो राज जी आपकी कोई प्रॉब्लम है वहां पे, देखिएगा उसको जरा फटाफट से, इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं और ख्याल, ख्याल फॉक ड्रामा। अब देखिए ख्याल फॉक ड्रामा जो है, अरे भाई इतना टाइम तो दिया आपको लिखने के लिए, लिखिए फटाफट से। आर्टिस्ट के माने तो हिंदी में लिख दो प्लीज। आर्टिस्ट के माने मतलब, अच्छा उनके नाम जो हैं, ओके चलिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में और हिंदी में। चलिएगा, ख्याल फॉक ड्रामा। ख्याल जो फॉक ड्रामा है ये अलग अलग फॉर्म्स में पूरे राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है, नाम थोड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ख्याल के बहुत सारे टाइप्स हैं। अब कौन कौन से टाइप्स हैं, पहला इसमें हम ले लेते हैं। ख्याल के अलग अलग टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आपका हेला ख्याल। हेला ख्याल ये दूसरे ख्याल से इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक लंबी हेला दिया जाता है। हेला मतलब एक लंबी टेर, ऊंची आवाज देना, जोर से आवाज देना लंबी टेर में, तो इसको कहते हैं हेला देना। शायद आप जानते होंगे इसको। तो हेला ख्याल इसलिए कहते हैं क्योंकि लंबी टेर में दिया जाता है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया हेला ख्याल। प्रेजेंटली जितने भी ख्याल फॉक ड्रामास हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका हेला ख्याल ही है। और ये हेला ख्याल कहाँ का फेमस है, ये है आपका लालसोट करौली में। ये लालसोट करौली का फेमस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्पेशली लालसोट फेमस है वैसे तो, लेकिन अगर हम जिलों की बात करें तो दौसा और सवाई माधोपुर, यहां का भी फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है लालसोट करौली का। लालसोट दौसा में है भाई, सॉरी 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 सॉरी, हाँ आपने बता भी दिया सौरभ जी, लालसोट दौसा में है, करौली में नहीं है भाई, सॉरी। लालसोट दौसा में है। तो लालसोट जो है, लालसोट फेमस है सबसे ज्यादा हेला ख्याल के लिए। इसके अलावा अगर हम जिलों की बात करें तो दौसा है, मतलब पूरे परफॉर्म किया जाता है पूरे उसमें, स्पेशली लालसोट में। सवाई माधोपुर और करौली, यहां का ये फेमस है हेला ख्याल। और इसके जो कह लीजिए जिन्होंने शुरुआत की इसकी, ठीक है, वो थे आपके और फेमस खिलाड़ी भी थे, शायर हेला। शायर हेला जो थे इसके फेमस आर्टिस्ट थे और इसकी शुरुआत करने वाले भी थे, ठीक है, जिन्होंने इसको हेला ख्याल को शुरुआत की। और नाम इन्होंने अपने, शायर नाम था इनका, बाद में इन्होंने अपने नाम के पीछे हेला लगा लिया। तो ये थे आपका पहला फॉर्म इसका हेला ख्याल का। दूसरा ख्याल ले लेते हैं हम लोग, अली बख्श ख्याल।
ठीक है, हो गया भाई, सॉरी वो गलती से निकल गया था मुंह से और लिखा भी गया था करौली लालसोट दौसा में। ठीक है, चलिए अली बख्श ख्याल। देखिए जो इसके शुरुआत करने वाले थे, जो इसके फेमस खिलाड़ी भी थे, उन्हीं के नाम से इसको नाम दिया गया अली बख्श ख्याल। और ये मिडिवल पीरियड में सबसे ज़्यादा फेमस था, लेकिन अब लगभग खत्म हो चुका है। तो इसका जो फेमस सेंटर था दैट वाज अलवर था फेमस सेंटर। और इसके जो फेमस खिलाड़ी हुए, कलाकार हुए, वो हुए अली बख्श। इसके जो खिलाड़ी थे या कलाकार थे वो थे अली बख्श, और अली बख्श के नाम से ही इस ख्याल का नाम पड़ा अली बख्श ख्याल। प्लीज डिस्क्राइब ख्याल। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि प्लीज डिस्क्राइब रम्मत, नाम रम्मत है उसका, अब वो कैसा होता है, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ये मैं आपको यहां वर्बली नहीं बता सकता। अगर आप गौरी जो हमारा फोक ड्रामा है उसको देख भी लें तो भी समझ में नहीं आएगा। कोशिश कीजिएगा यूट्यूब पे गौरी डाल करके, उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, कोई शिवजी और भस्मासुर का आधे आधे फॉर्म में है, एक पता चला लंबे लंबे बालों वाला बुरी तरह से बालों कैसे झटक रहा है, एक फिर व्यक्ति है वो बेहोश होकर गिर पर 4 व्यक्ति उसको उठा करके घुमा रहे हैं। अब इसमें क्या समझ में आएगा। ऐसे ही यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम है आप लोगों को बताना कि भाई अब मैं बताऊं तो बताऊं कैसे। अब जैसे हम बात करें रासलीला, तो रासलीला में हमें पता है कि कृष्ण जी होते हैं और बहुत सारी गोपियां होती हैं और उनके साथ में रासलीला रचाई जाती है। लेकिन आप किसी अंग्रेज को अगर कहो इस बात को तो उसकी क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा। रामलीला अगर हम बात करें रामलीला की, तो रामलीला में रामचंद्र जी हैं, उनकी जीवनी पर आधारित है। अब हम उससे कह देंगे भाई रामलीला जो है हमारे एक गॉड हुए थे रामचंद्र जी, उनकी पूरी जो है ना जो बायोग्राफी है वो पूरी की पूरी इसमें जो है ना दी हुई है, तब उसकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब वो देखेगा ओके दिस इज रामलीला, कि हाँ भाई ये रावण है, ये उठा के ले गया, इधर रामचंद्र जी हैं, इधर लक्ष्मण जी हैं, अलग अलग सीन नजर आ रहे हैं, तो उसको समझ में आएगा अच्छा ये रामलीला है। फिर उसको कभी भी रामलीला कोई सीन दिखाओ तो उसके समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ख्याल जो फोक जो आपका ड्रामा है, ये कहानी कोई फिक्स नहीं है इसमें, जैसे रामलीला में हमारी फिक्स कहानी है, यहाँ पर नहीं है। कठपुतली की बात करें तो उसमें भी हमारी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये पपेट्स हैं और इनको जो लकड़ी की है और इनको अलग अलग कहानी में इनको जो नचाया जा रहा है। लेकिन ख्याल को हम देखें तो ही कुछ हम कह सकते हैं कि हाँ ये ख्याल लोकनाट्य है, और इसमें क्या कहानी चल रही है क्या नहीं चल रही इसके बारे में हमारे लिए बहुत मुश्किल है भाई कहना। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है। अब ये जो अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको इसको। ठीक है, अब रम्मत जो है वो कैसा होता है हमें नहीं पता, ना हमने कभी देखा। ठीक, लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं इसके ये हमने याद किए। ठीक, समझ में आ गया हाँ भाई क्या है। अब स्वतंत्र बावनी एक क्या है, एक रम्मत फोक ड्रामा है जो बेस्ड है आपके फ्रीडम स्ट्रगल पर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्वतंत्र बावनी किसकी रचना है, किसने लिखा इसको, तो आंसर हो गया तेज कवि। तो कहने का मतलब यह है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे आपने देखा है चाहे आपने नहीं देखा है। थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है भाई इसमें देखिए मेरे लिए भी प्रॉब्लम है कि मैं आपको कैसे समझाऊं अब इसको। चलिए अली बख्श ख्याल, ये जैसे हेला ख्याल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसमें बीच बीच में लंबी सी टेर दी जाती है, लंबी सी आवाज दी जाती है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया हेला ख्याल। ठीक है, अली बख्श ख्याल हो गया। चलिए इसके बाद नोट डाउन हो गया भैया, अगर नोट डाउन हो गया हो तो आगे चलें। नहीं, देखिए आई थिंक 90874 आप नितिन जी हैं जहां तक मैं समझ रहा हूं। आपने क्या ख्याल लाइक मुनोत नैनसिरी ख्याल, वो मुनोत नैनसिरी ख्याल नहीं है, वो मुनोत नैनसिरी ख्यात है। आगे मैं आपको भाषा और साहित्य जब हम देखेंगे, लिटरेचर एंड राजस्थानी लैंग्वेज, उसमें मैं बताऊंगा ख्यात है क्या। ठीक है,
तो आगे हम उसमें वो ख्यात है, ये ख्याल है, अंतर है थोड़ा सा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े जरा, नोट डाउन हो गया हो तो। थर्ड, शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल, अब क्योंकि एरिया इसका शेखावाटी है, सीकर, झुंझुनू और सराउंडिंग एरियाज, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया शेखावाटी ख्याल। अब ये भी एक परफॉर्म किया जाता है, एक फोक ड्रामा है जो स्पेशली शेखावाटी का फेमस है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता होगा किसी ना किसी कारण से। ठीक, अब इसमें जो आपके फेमस आर्टिस्ट या खिलाड़ी हुए, नानूराम, शेखावाटी ख्याल के फेमस जो कलाकार हुए वो हुए नानूराम। इसके अलावा दूलिया राणा, अच्छा ये तो आपने कहा था, हिंदी में लिख दीजिए, नानूराम, दूलिया राणा, सोहनलाल, बंसी बनारस, ये कुछ आपके शेखावटी ख्याल के कलाकार रहे। नेक्स्ट है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल, देखिए इसके जो शुरुआत करने वाले थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की और इसके खिलाड़ी भी थे, कुचामनी ख्याल ये नागौर का फेमस है। नागौर, नागौर का फेमस है कुचामनी ख्याल। और इसके जो शुरुआत करने वाले थे, इन्होंने कुचामनी ख्याल को जो रूप दिया है वो थे लच्छी राम जी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कुचामनी ख्याल की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो वो थे आपके लच्छी राम जी, और एक जो थे वो थे उगमराज। उगमराज। अब देखिए कुचामनी ख्याल, हमें नहीं पता क्या है कुचामनी ख्याल, बस इतना पता है कि ये एक फोक ड्रामा है। ठीक, अब इसमें जो है आपके क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखा नहीं हमने कभी, हमें पता भी नहीं कैसा होता है, लेकिन हमने ये पता है कि कुचामनी ख्याल एक फोक ड्रामा है और नागौर का फेमस है, और लच्छी राम जी शुरुआत करने वाले थे, उसके प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। और क्वेश्चन भी 2-3 बार जो पूछा गया है, अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड कि लच्छी राम जी, सॉरी, कुचामनी ख्याल की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो ये हो गया आपके लच्छी राम जी, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिएगा फटाफट से इसको। आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा आपका। ये और कुचामनी ख्याल और कर लीजिए, नागौर का है, और इसके फेमस जो आर्टिस्ट हुए लच्छी राम जी, जिन्होंने इसकी शुरुआत भी की थी, और उगमराज जो दूसरे इसके खिलाड़ी थे। अगला रूप ख्याल का वो है आपका तुर्रा कलंगी ख्याल।
अगर समय होता तो मैं दोनों में लिख देता भाई, बट समस्या ये है कि आपका समय है कम, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें इसको आपका कोर्स भी निपटाना है, तो दिक्कत यही आ रही है। अब क्या करें? तुर्रा कलंगी ख्याल, जिसको माच का ख्याल भी बोलते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल और माच का ख्याल। अब माच का ख्याल क्यों कहते हैं? दो बड़े बड़े जो मंच होते हैं ना, उस पर इसको किया जाता है, इसलिए माच का ख्याल बोल देते हैं। और यहां पर तुर्रा कलंगी ख्याल क्यों बोलते हैं? देखिए, इसमें दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। मेल्स परफॉर्म करते हैं इसको, ओनली परफॉर्म बाय मेल्स ओनली, और जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, उनका रोल भी मेल्स ही अदा करते हैं। वो उनकी ड्रेसेस पहन के रखते हैं, फीमेल ड्रेसेस पहन के रखते हैं, और वो परफॉर्म करते हैं, मेल्स ही परफॉर्म करते हैं इसको। अब दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। इट इज परफॉर्म इन टू ग्रुप्स, ठीक है। अब जब ये इसको परफॉर्म किया गया, आपके एक वो है जगह है एमपी में, चंदेरी। चंदेरी एक प्लेस है, आजकल एक सिटी है एमपी में। वहां पर जब इसको शो किया गया, इसको परफॉर्म किया गया, तो वहां चंदेरी का जो रूलर था, उसने खुश होकर अपने मुकुट से दो चीजें निकाल कर दे दी दो कलाकारों को। राजस्थान के कलाकार थे वो, ठीक है। और एक थे आपके तुकनगीर, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे तुकनगीर कलाकार खिलाड़ी, और दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे शाह अली। ये इसके दो फेमस आर्टिस्ट हो गए, ठीक है। तो तुकनगीर को उन्होंने अपने मुकुट से निकाल कर दे दिया तुर्रा, और शाह अली को उन्होंने अपने मुकुट से निकाल कर दे दी कलंगी। ये गिफ्ट की। ये बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था भाई, कि शासक अपने मुकुट से कुछ चीजें निकाल कर भेंट कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है कलाकारों को। तो तब से इसका नाम पड़ गया तुर्रा कलंगी ख्याल। तो एक ग्रुप जो है वो तुर्रा ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ग्रुप कलंगी ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से राजस्थान के ही कलाकार थे जिनको ये सम्मान मिला, चंदेरी के राजा ने दिया। एमपी में उस समय चंदेरी एक राज्य था, स्टेट था। तो तुर्रा कलंगी ख्याल इस तरीके से इसका। सौरभ जी, नीमच इसका फेमस सेंटर है प्रेजेंटली, बट अभी पता चलेगा, देखिए आपको। तो ये जो है आपके तुकनगीर और शाल, इस वजह से क्या हुआ, ये कहलाया तुर्रा कलंगी ख्याल। अब हम बात करें कि साहब ये तुर्रा कलंगी ख्याल या माच का ख्याल फेमस कहाँ का है, तो हम देखिए इसको कहेंगे चित्तौड़, घोसुंडा, निम्बाहेड़ा और नीमच भी है। लेकिन नीमच क्योंकि एमपी में चला गया, इससे उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हम केवल राजस्थान की बात करेंगे। तो ये तीन फेमस सेंटर्स हैं इसके, जो कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया माच का ख्याल कहाँ का फेमस है, आंसर था चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ लिखिए, घोसुंडा लिखिए, निम्बाहेड़ा लिखिए, कोई सा भी ऑप्शन आ जाए तो आंसर होगा यही होगा, ठीक है। यहाँ के फेमस है, ठीक है जी। मेरे ख्याल में सौरभ जी की बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए, आगे हम और कुछ खिलाड़ी देखते हैं, जैसे वो हैं आपके इसके जो देखिए जो फेमस कलाकार हैं,
तुकनगिर हो गए, और हाँ वो है आपके, एक तो थे हमीद बेग, ये कलंगी ग्रुप से थे, और सहेड़ू सिंह, जो कि तुर्रा ग्रुप से थे। ये आगे चलकर दूसरे कलाकार हुए। तुकनगिर और शाह अली ये शुरुआत करने वाले थे। इन्होंने चित्तौड़गढ़ से शुरुआत की और वहां जाकर क्या नाम आपके चंदेरी में इसको शो किया, वहां से इसका नाम पड़ गया तुर्रा कलंगी ख्याल। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये भी हैं वैसे, ओंकार सिंह, सोनी जयदयाल, ये भी हैं भाई, बिल्कुल ये भी कलाकार हैं। लेकिन जो पुराने कलाकार हैं, जो इसको बहुत ज़्यादा चरम पर, आजकल तो इसकी बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है तुर्रा कलंगी ख्याल की। आजकल जो कलाकार हैं, जो उनको रोजी रोटी मिलती थी, आजकल उनकी बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। तो ये ओंकार सिंह हैं, सोनी जयदयाल हैं, ये भी हैं भाई, बिल्कुल सही है, ओंकार सिंह, सोनी जयदयाल, सही है। ठीक है, ये हो गया आपका तुर्रा कलंगी ख्याल। मेरे ख्याल में नोट डाउन हो गया होगा आपका, तो आगे बढ़े हम लोग। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं आपका गवरी हो गया, आई थिंक 11th नंबर था शायद। चलिएगा, नेक्स्ट हम लेते हैं भवाई। अब देखिए, जो भवाई फोक डांस है, सॉरी फोक ड्रामा है, दो चीजें हैं, फोक डांस भी है और फोक ड्रामा भी है। इस भवाई फोक ड्रामा में जो डांस परफॉर्म किया जाता था उसको कहते थे भवाई, लेकिन आजकल सेपरेट भवाई डांस भी होने लगा है। आपने देखा होगा, बहुत फेमस भवाई हमारा डांस है। मैंने वहां इसलिए नहीं लिखाया था, मैंने कहा चलिए यहां पर आपको इसको स्पेशली लिखवा दूंगा, भवाई फोक ड्रामा के साथ साथ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिर पर जो है ना पॉट्स रखे जाते हैं, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, बहुत सारे, और न सिर्फ उनको बैलेंस करते हैं जो कलाकार होते हैं, बल्कि तलवार की धार, थाली के किनारों, कांच के ग्लास, कील, नेल्स जो होते हैं, उन पर भी इसको परफॉर्म किया जाता है, शायद आपने देखा होगा। तो ये शुरुआत जो हुई थी वो भवाई ड्रामा की हुई थी, कोई ना कोई कथा चलती थी और उस पर जो कलाकार जो उनको बैलेंस करते हुए एक्टिंग करते थे। लेकिन बाद में चलकर भवाई डांस जो है वो इंडिविजुअली भी, इससे अलग हट करके भी किया जाने लगा। ठीक है, देखा होगा आपने, हाँ कई लोगों ने देखा है। तो ये है आपका भवाई डांस। ठीक है, तो सिर पर बहुत सारे मटकी रखी होती हैं, उनको बैलेंस किया जाता है, और थाली के किनारों पर, तलवार की धार पर, कांच के टुकड़ों पर, ग्लास पर, नील्स यानी कि कीलों पर इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो आपके कलाकार इसमें नजर आते हैं वो नजर आते हैं महिलाएं ज्यादातर, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी शुरुआत पुरुषों ने की थी, मेल्स ने की थी इसकी शुरुआत, लेकिन बाद में महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया, और ज्यादातर कलाकार, फिर इस आर्टिस्ट जो है वो आने लगी, डांसर्स आने लगी, इसके खिलाड़ी आने लगे, महिलाएं आने लगी। तो हम आज जो हम देखते हैं तो ऐसा लगता है पुरुष हो गए कम और महिलाएं हो गई ज्यादा, तो ऐसा लगता है जैसे ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, बट इट इज परफॉर्म्ड बाय मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। मेल्स और फीमेल्स दोनों करती हैं भाई। ठीक है, अब यहीं पर आप लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ
फोक डांस। फोक डांस भी है, और शुरुआत तो वैसे ड्रामा से हुई थी, लेकिन बाद में फोक डांस के रूप में भी इसको किया जाने लगा। ठीक है, अब हम बात कर लें जरा इसके कुछ कलाकारों की। तो रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, दयाराम भील, अस्मिता काला। इन्होंने तो 101 मटकी रखकर एक रिकॉर्ड बनाया था, अस्मिता काला ने सिर पर। देन आपकी श्रेष्ठा सोनी, ये तो लिटिल वंडर के नाम से जानी जाती हैं, लिटिल वंडर। रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, दयाराम भील, अस्मिता काला, श्रेष्ठा सोनी, ये सब आपके इसके मेन आर्टिस्ट हुए हैं। तो ये हो गए आपके कुछ मेन फोक ड्रामास। नोट डाउन कीजिए फटाफट से। चलिए, अब हमारे अगला टॉपिक जो है वो है फोक गॉड्स। लोक देवता। अब देखिए, मेन जो लोक देवता हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो हैं आपके रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, देन आपके तेजा जी, देवनारायण जी। ये 5 लोक देवता ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठकर आए हैं। ठीक है, अब ये जो मेन जो 5 लोक देवता हैं, इनके आप ध्यान रखिएगा, मदर फादर के नाम पूछ लेता है। आजकल ट्रेंड चला है, पत्नी का नाम पूछ लेता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था, कुछ लाइन दी हुई थी, और उन लाइनों में था नेतल दे के भरतार। अब भरतार का मतलब क्या होता है, ये कोई नहीं आपको सिखाएगा, ये आप आम जीवन में सीखते हैं भरतार का मतलब क्या होता है। भरतार का मतलब होता है हस्बैंड, लेकिन बहुत से लोगों ने भाई समझ बैठे। तो अब कहा गया कि साहब ये लाइनें किस देवता के बारे में कही गई हैं। तो अब जिनको मालूम था पति, तो नेतल दे के भरतार, तो जिनकी पत्नी नेतल दे है उसके बारे में कहा गया, रामदेव जी हो गया। ठीक, लेकिन जिन्होंने भाई समझ बैठा वो गड़बड़ हो गया, मामला समझ में नहीं आया कौन थे भाई। तो इस तरीके से पति पत्नी पत्नी, उनकी वाइफ और मदर फादर का नाम भी आजकल पूछ लेता है। इसके अलावा बर्थ प्लेस पूछ लेता है उनकी। जो मेन 5 मैंने आपको बताया, इनका सबका जानना जरूरी नहीं है आपके लिए। हो सकता है किसी का पता हो सकता है किसी का ना भी हमें पता हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है उनका बर्थ प्लेस के बाद में उनकी डेथ प्लेस, जहां पर वो, या फिर उनके सेक्रीफाइस प्लेस कौन सी थी, वीरगति प्राप्त की। और किसी भी फॉक डेटी का या फॉक गॉड का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है उसका टेम्पल, मेन टेम्पल कहाँ है। और ये जो 5 मेन जो लोक देवता हैं, इनके मेले भी आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कब भरते हैं। तो हिंदी में जो महीना, पक्ष और तिथि के हिसाब से उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कब भरते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर कोई स्पेशलिटी है किसी लोक देवता की, जैसे कहा गया गॉड ऑफ कैमल्स, कौन से कहे जाते हैं। फिर कुछ लोक देवता इनकारनेशन है, अवतार हैं। कौन, लक्ष्मण का अवतार है, हु वाज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण। ठीक है, इसके अलावा कोई शिव जी का अवतार है, कोई कृष्ण जी का अवतार है, कोई विष्णु जी का अवतार है। ये सब अवतार हैं अगर, तो आपको पता होना चाहिए। व्हीकल आपको पता होना चाहिए कि किसका व्हीकल कौन सा है। किसी का लीलन घोड़ी है, किसी का लीला घोड़ा है, किसी का लीला गर घोड़ा है, किसी की नीली घोड़ी है।
अगर वाहन भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हम बात करें पंचपीर की, पंचपीर, पीर तुम होते हैं जो मुस्लिम्स जो होते हैं उनके जो देवता हैं उनको पीर कहा जाता है, और पंच का मतलब हो गया पांच। तो पांच हमारे ऐसे हिंदू देवता हैं जिनको उतनी ही श्रद्धा से पूजते हैं मुस्लिम लोग जितना कि हिंदू पूजते हैं, तो वो पंच पीरों में आते हैं। अब बात ये आती है कि ये लो साहब पीछे वाली स्लाइड दिखा दी, राहुल चेची जी कह रहे हैं सर पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए, देख लीजिएगा। तो अब बात चल रही थी पंचपीरों की, तो इन पंचपीरों में कौन कौन से पंचपीर हैं और कौन से नहीं हैं, पांच में से। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट बनता है, एक बार पूछा भी गया है, ठीक है, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो अब हम बात कर लें जरा पंचपीरों की, कौन कौन से पंचपीर हैं, पंचपीरों में कौन कौन से आते हैं और कौन से आपके नहीं आते। तो जो आते हैं वो आते हैं, बाकी नहीं आते, ठीक है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। अब ये हिंदी में ही है भाई, अब इसका मैं इंग्लिश तो क्या करूं, बनाया ही हिंदी में था। पहरा मांगो, ठीक है। तो प से तो हुए पाबूजी, ह से हुए हड़बूजी, नोट डाउन करते चलें आप। रा से थे रामदेव जी, मां से थे मांगलिया मेहा जी, और गो से थे गोगा जी। ये पंच पीरों में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर हड़बू जी और मांगलिया मिहा जी ये लेस इंपॉर्टेंट है। लेस इंपॉर्टेंट किस सेंस में, लेस इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेस इंपॉर्टेंट है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन पाबू जी से बनते हैं, रामदेव जी से बनते हैं। ठीक है, गोगा जी से बनते हैं। तीन तो ये पंचपीर, और अदर देन पंचपीर आपके तेजा जी और देव नारायण जी, ये दो और ये तीन, ये पांच लोक देवता, यहां से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन उठकर आते हैं, ठीक है। तो देव नारायण चौहान तो नहीं थे भाई, देव नारायण गुर्जर थे, ठीक है, चौहान नहीं थे, चौहान तो गोगा जी थे। चलिए, तो ये हम पहले, अब इनको हमें पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि पंचपीरों में आते हैं, तो सबसे पहले हम पंचपीर पढ़ेंगे, उसके बाद अदर देन पंचपीर जो इंपॉर्टेंट है, फिर जो लेस इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात कर लेंगे, ठीक है। चौहान गोत्र है गुर्जरों का, अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताइए, जो ये बगड़ावत थे, बगड़ावत भी तो एक गोत्र है, गोत्र तो इनका बगड़ावत था भाई। चलिए, खैर हम इस मामले में इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे कि क्या गोत्र वगैरह था, लेकिन चौहान तो नहीं थे, ये कंफर्म है। चलिए, अब सबसे पहले हम पंचपीरों की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं पाबू जी। बगड़ावत चौहान, भाई ऋतिक जी ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है मामला कि बगड़ावत चौहान थे ये, क्योंकि ये कहीं भी नहीं मिलता है मेरे पास में। तो देवनारायण जी की इतनी मोटी एक बुक है, देवनारायण जी के बारे में लिखा हुआ पूरा, लेकिन वहां पर हाँ सवाई भोज के पुत्र थे, लेकिन चौहान उसमें भी नहीं दिया हुआ, इसमें मुझे डाउट है, एक बार आप कंफर्म और कर लीजिएगा। चलिए, खैर सबसे पहले हम बात करें पाबू जी। तो पाबू जी का जो बर्थ हुआ था वो 13th सेंचुरी में हुआ था,
कहाँ हुआ था? कोलू और कोलूमंड। कोलू और कोलूमंड जोधपुर में, यहां पर हुआ था इनका बर्थ प्लेस। ये इनका बर्थ प्लेस है। बर्थ हुआ था 13th सेंचुरी में कोलू और कोलूमंड जोधपुर में। ठीक है, यहां पर हुआ था इनका जन्म। फेमस प्लेस है इनकी, कोलू या कोलूमंड। अब ये पाबूजी जो हैं क्यों जाने जाते हैं ज्यादातर, हम लोक देवता हमने क्यों बनाया? एक तो सोशल इनइक्वालिटी को इरेडिकेट करने के लिए इनको जाना जाता है, और फॉर द डिफेंस ऑफ काउज, यानी गो रक्षार्थ, गायों की रक्षा के लिए, फॉर द डिफेंस ऑफ काउज ये जाने जाते हैं स्पेशली। ठीक, अब सोशल इनइक्वालिटी कैसे खत्म करते हैं ये आपको पता ही है, जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव का इसका खात्मा करना, इनको नहीं मानना। और अब बात करें हम जरा कि फॉर द डिफेंस ऑफ काउज कैसे ये जाने जाते हैं, तो उसके पीछे एक कहानी मिलती है। देखिए यहां पर जो भी कहानी मैं आपको बताऊंगा वो बुक में जो दी हुई है वो है, बाकी थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। आप कहोगे साहब ये कहानी नहीं, कहानी में ट्विस्ट ऐसे था, तो हो सकता है। आप फिल्म कोई देखेंगे तो हो सकता है उसमें फिल्म में थोड़ा सा कुछ और ट्विस्ट दे दिया हो, तो उन कहानियों का कोई मतलब नहीं। बस उन कहानियों से हमें ये पता चल जाता है कि ये गॉड ऑफ स्नेक हैं, ठीक है, या फिर ये फॉर द डिफेंस ऑफ काउज क्यों जाने जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा था कि सर्पों के देवता गॉड ऑफ स्नेक एंड गोरक्षार्थ फॉर द डिफेंस ऑफ काउज कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आपके तेजा जी हैं और गोगा जी हैं, ये दोनों जाने जाते हैं इन दोनों चीजों के लिए। तो अब ये केवल ये सर्पों के देवता नहीं है, गॉड ऑफ स्नेक्स नहीं है, लेकिन ये फॉर द डिफेंस ऑफ काउज इसके लिए स्पेशली जाने जाते हैं। ठीक है, चलिएगा अब ये किस लिए जाने जाते हैं? सोशल इनइक्वालिटी को इरेडिकेट करने के लिए और फॉर द डिफेंस ऑफ काउज। फॉर द डिफेंस ऑफ काउज एंड सोशल इनइक्वालिटी इरेडिकेट करने के लिए ये स्पेशली जाने जाते हैं दोनों के लिए। ठीक है, तो अब आप इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिएगा कि ये पहरा मांगो जो है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये आते हैं पंचपीर में। हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम 2-3 लाइनें ही इनके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहां पर ये पंचपीर में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कहानी क्या मिलती है। अच्छा, इनके मदर फादर का नाम जो है वो हम लिख लें पहले। इनके फादर थे धांधल जी राठौर। धांधल जी राठौर, मदर कमला दे। कमला दे इनकी मदर थी, और इनकी वाइफ जिनके साथ में इनकी मैरिज हुई थी वो थी सुप्यार दे या फूलम दे। फूलम दे या सुप्यार दे, ये इनकी, नहीं भाई
दीपक जी, पाबू जी, गॉड ऑफ स्नेक नहीं है, मैंने कहीं नहीं लिखवाया। देखिए मैंने लिखवाया सोशल इनइक्वलिटी को इरेडिकेट करने के लिए जाने जाते हैं, और फॉर द डिफेंस ऑफ काउज, और गायों की रक्षा के लिए, गो रक्षार्थ ये जाने जाते हैं। ठीक है, कैमल्स के लिए वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए क्या हुआ था इनका, ये अमरकोट जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ की रेजिडेंट थी ये, सुप्यार दे या फूलम दे। तो हुआ ये कि जब ये अपनी बारात को लेकर जा रहे थे तो ये रात होने पर रास्ते में कहीं रुकते हैं, और जिस महिला के यहाँ पर, जिस लेडी के यहाँ पर ये रुकते हैं, उसका नाम था देवल चारनी। देवल चारनी, ठीक है। अब ये फादर नेम इज धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। तो देवल चारनी के यहाँ पर ये रुके हैं। अब जब इसने, देवल चारनी ने क्या किया है, बहुत ही आवभगत की है और उनको भोजन वगैरह करवाया पूरी बारात को। और जब अगले दिन चलने लगे पाबू जी, तो उन्होंने कहा कि साहब, अरे भाई ये लीजिए, है कहाँ गए फादर मदर भाई, हाँ ये रहे फादर धांधल जी राठौर। अच्छा, इनको अब वही समस्या आएगी, पता नहीं किसी को क्यों प्रॉब्लम है इसमें हिंदी में। मुझे जब भी मैंने इंग्लिश मीडियम में कोई पढ़ाया तो उन्होंने यही कहा कि सर कल्चर तो हमें जो है ना हिंदी में ज़्यादा बेटर समझ में आती है। अब ये धांधल जी हैं तो अब स्पेलिंग तो आप लिख ही लेंगे। अब मान लीजिए आपने हिंदी में धांधल लिखा हुआ है, तो बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है धांधल स्पेलिंग लिखने की इंग्लिश मीडियम वालों को। पर पता नहीं, अब फिर वही, अब इनको जो है ना इंग्लिश में लिखो, मैं कह रहा हूँ राइटिंग में थोड़ी सी ऐसी है, तो फिर वही वाली बात आ जाती है, कम ला दे, फिर वो जबरदस्ती जो है। अब ये DE लिखा हुआ है, अब समझ में आएगा आपके DE1 दे है या कुछ और है, बाद में दिक्कत आ ही जाएगी। अब ये सुप्यार दे है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है। AEN का बैच पढ़ाया था, वहां कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आई, पिछला जो JEN था उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब समस्या ये है कि आपका आएगा, इसलिए मैं भी जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, इंग्लिश में आएगा इसलिए मैं भी नहीं कर सकता, नहीं साहब हिंदी में लिखो। चलिए खैर जो भी है। देखो मैं तो हिंदी में चलने दूंगा, फिर मैनेजमेंट से कोई शिकायत करेगा कि सर इंग्लिश में नहीं लिखवा रहे हैं हमारे, क्योंकि उन्होंने कहा था सर जो है अगर स्टूडेंट्स कहते हैं इंग्लिश में लिख दो तो इंग्लिश में लिख देना आप। अब समस्या वही है, फिर वो मेरे से कहेंगे कि सर आपने हमारी बात नहीं रखी, वो वाली है दिक्कत। तो अब वही है। बाकी कल्चर अगर आप हिंदी में करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बेटर। अब देखिए, अब नाम में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही। अब ये धांधल लिखा हुआ है, वैसे तो क्लियर है, लेकिन फिर वो ये इंग्लिश में अब कई बार प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा उल्टा सिल्टा हो जाता है। चलिए, पीयूष जी देखिए मेजोरिटी तो है, लेकिन एक आध ने भी जाके वहां शिकायत कर दी तो फिर वही वाली बात है, मैनेजमेंट तो ये कहेगा ना मेरे से कि भाई इस तरह से क्यों शिकायत आ रही है। एक की भी शिकायत अगर चलेगी, एक दो ने भी कर दी, प्रॉब्लम ये आती है थोड़ी सी। चलिए खैर, अब देखिए देवल चारनी जो है वो बहुत सारी गायों की मालकिन थी, बहुत सारी गायें थी, हंड्रेड्स ऑफ काउज इनकी जो है ना हुआ करती थी, बहुत सारी थी। तो इन्होंने जब अगले दिन वो जाने लगे पाबू जी, तो इन्होंने कहा कि प्रभु आप वचन देकर जाइए कि जब भी कभी मेरी गायों पर दिक्कत आएगी तो आप क्या करें, उनको बचाने के लिए तुरंत आ जाएंगे। तो अब पाबू जी बोले कि ठीक है, वचन तो मैं दे दूंगा, लेकिन भाई मुझे पता कैसे चलेगा कि तेरी गायों पर दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम में है वो, भाई हमेशा मैं यहां रहने वाला तो नहीं हूं। तो उसने कहा उसकी टेंशन आप मत करो, मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल पावर्स वाली एक घोड़ी है, आप उसको ले जाइए, और जब भी वो हिनहिनाना शुरू करे तो समझ लेना मेरी गायों पर प्रॉब्लम आ गई है और आप उन्हें बचाने आ जाना, क्योंकि वो आम घोड़ी नहीं है, वो बहुत ही स्पेशल पावर्स वाली है, उसको अद्भुत अलौकिक शक्तियों का ज्ञान है। पाबू जी ने कहा ठीक है अगर ऐसा है तो उसने पाबू जी को घोड़ी दी और पाबू जी ने वचन दिया और चल दिए अपना विवाह करने के लिए अमरकोट की तरफ। ठीक है,
कोई नहीं कहेगा सर मेजोरिटी देख लो, कोई नहीं करेगा स्टूडेंट हिंदी कह रहे हैं। चलो भाई, अगर ऐसा है मैक्सिमम लोग बाग कह रहे हैं तो हिंदी में चलने देते हैं। ठीक है, अब वो जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी। केसर कालमी ये घोड़ी थी। तो अब इसको लेके चल दिए। अब देखिए, जब वहां पर प्रोसेस चल रहा था, मैरिज प्रोसेस, और फेरे हो रहे थे, और जब चौथा ही फेरा पड़ रहा था तो घोड़ी ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब है गायों पर कोई दिक्कत आ गई। तो बाबूजी ने अपने वचन का पालन करने के लिए विवाह को बीच में ही छोड़ा। चौथा जो फेरा चल रहा था उसको वहीं छोड़ दिया गया और तुरंत चल दिए देवल चारनी की गायों को बचाने के लिए। अब जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति उसकी गायों को ले जा रहा था उसका नाम था जींदराव खींची। जींदराव खींची। ये जायल जो कि नागौर में एक जगह है प्रेजेंटली, उस समय एक राज्य हुआ करता था, वहां का ये रूलर था। और दिक्कत क्या आ गई, ये जींदराव खींची जो था ये पाबूजी का बहनोई था, ब्रदर इन लॉ। और कहने का मतलब है उनकी जो बहन जी थी वो ब्याही गई थी जींदराव खींची से। तो ये जींदराव खींची बड़ा जिद्दी था, उनको मालूम था। तो उन्होंने कहा कि भाई देख, मैंने वचन दिया हुआ है, इसलिए तू बेटर है कि गायों को छोड़ दे। लेकिन उनको मालूम था छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन इसे मना कर दिया कि नहीं साहब, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तो फिर क्या हुआ कि इनको उसके साथ में युद्ध करना पड़ा। अब देखिए, युद्ध भी ऐसे करना था कि जींदराव खींची भी बच जाए और गाय भी बच जाए, क्योंकि दिक्कत ये थी अगर गाय नहीं बचती है तो वचन पूरा नहीं होगा, और जींदराव खींची अगर मर गया तो बहन विधवा हो जाएगी, वो भी तो दिक्कत ही है। तो ऐसे जब वो युद्ध चल रहा था तो कई बार ऐसे ओकेजन आए कि पाबूजी चाहते तो जींदराव खींची को मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बहन विधवा हो जाती। लेकिन जींदराव खींची को जब भी मौका मिला उसने पूरा वार किया पाबूजी पर। ठीक, तो लास्टली क्या हुआ है, जींदराव खींची को इन्होंने यहां से भगा दिया और देवल चारनी की गायों को बचा लिया। जैसे ही इन्होंने देवल चारनी की गायों को दिया उसे कि ये संभाल तेरी गायें, वैसे ही क्या हुआ, इनके प्राण निकल गए। अपने वचन का पालन करने के लिए इन्होंने क्या किया, देवल चारनी की गायों को बचाते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। इसीलिए ये फॉर द डिफेंस ऑफ काउज, या कह लीजिए गो रक्षार्थ या गायों की रक्षा के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। ठीक है, तो जिस जगह पर ये सेक्रीफाइस इन्होंने किया था, इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, वो जगह है देचू। जो कि आपका जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, देचू जो कि जोधपुर में पड़ता है, वहां पर इन्होंने वीरगति प्राप्त की, अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। तो क्योंकि ये गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, he sacrificed himself for the defense of cows, that's why he known as for the defense of cows, गायों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है भाई, ये हो गई। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लें जरा। ये फादर हो गए धांधल जी राठौड़, मदर हो गई कमला दे, वाइफ होगी सुप्यार दे या फूलम दे, और ये आप कह सकते हैं he sacrificed himself for the defense of cows at Dechu, Jodhpur, and those cows were belong to देवल चारनी। ये आप लिख लीजिएगा, देवल चारनी की गायें थी जिनको उन्होंने बचाया था और अपनी सेक्रीफाइस किया था अपने आप को। देचू जगह है, डेथ प्लेस इनकी जो है ये हो जाएगी मृत्यु स्थल, डेथ प्लेस देचू जोधपुर। और किससे बचाया था गायों को, वो पर्सन था जींदराव खींची।
केसर काल में इनका व्हीकल है भाई, जो देवल चारणी के पास में केसर काल में घोड़ी थी, ठीक है। देवल चारणी इनकी सिस्टर थी क्या? नहीं भाई, देवल चारणी इनकी सिस्टर नहीं थी, देवल चारणी इनके सिस्टर नहीं थी, ये चारण थी, वो राठौड़ थे, तो सिस्टर नहीं हो सकती, ठीक है। केसर काल में जो है वो घोड़ी है, मेयर है, जो कि इनका व्हीकल है, वाहन है इनका, इनका वाहन माना गया, क्योंकि केसर कालमी को दे दिया था देवल चारणी ने पाबू जी को। कुछ समय रही, लेकिन वाहन, क्योंकि इसके पे सवार होकर ये गए थे और सवार होकर ही देवल केसर कालमी पर आए थे, इसलिए इनका व्हीकल है, वाहन है केसर कालमी, घोड़ी मेयर है ये। और देवल चारणी की गायें थी, जिनको बचाते हुए इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, देचू जोधपुर में जो पड़ती है जगह, वहां पर। देखिए, देवल चारणी एक महिला थी जिसने इनके जो कहना चाहिए कि इनकी आवभगत की थी, इनको बारात को जो स्थान दिया था रहने का, रात के समय में रात्रि विश्राम के लिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की थी। और देवल चारणी क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि देवल चारणी की गायों को इन्होंने बचाया था। कैमल्स के देवता कौन है? यही है भाई, अभी लिखवा रहा हूं, आगे लिखवा रहा हूं, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। नोट डाउन हो गया भाई? चलिए भाई आगे चलें। अब देखिए, हम बात करें जरा आपके इनके टेम्पल की। मंदिर जो है इनका वो वहीं है आपके कोलू या कोलू मंड में, जहां इनका बर्थ प्लेस है। कोलू या कोलू मंड, दोनों नाम मिलते हैं, कोलू मंड भी मिलता है और कोलू भी मिलता है। तो यहां पर इनका मेन टेंपल है, मेन टेंपल, मुख्य मंदिर, टेंपल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मेन टेंपल जो है इनका कोलू में है। और यहां पर लगता है मेला, इनका फेयर जो है वो है आपका चैत्र कृष्ण अमावस्या। चैत्र कृष्ण अमावस्या को इनका फेमस फेयर लगता है, मेला लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई ये। और ये जाने जाते हैं लक्ष्मण के अवतार, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, लक्ष्मण अवतार अवतार कहते हैं इनकारनेशन, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण, लक्ष्मण के अवतार कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेन टेंपल हो गया, फेयर हो गया इनका, मेला, ठीक है, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण। चलिए भाई, अब देखिए, माना जाता है कि मारवाड़ में आज जो आप ऊंट देखते हैं, ठीक है, तो उन ऊंटों को सबसे पहले अगर कोई मारवाड़ में लेकर आया था तो बताते हैं वो पाबूजी थे। और यही रीजन है कि जो ऊंट पालक जाति है, जो ऊंट को पालती है, राइका या रेबारी, वो जब भी ऊंट बीमार पड़ते हैं तो फिर इनकी पाबूजी की पूजा करते हैं कि सब आप लेकर आए थे, अब आप इनको ठीक कीजिए। इसलिए ये गॉड ऑफ कैमल्स भी कहे जाते हैं, ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता के रूप में भी, गॉड ऑफ कैमल्स, ऊंटों के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें तो एक ह्यूमन डिजीज है जिसके होने पर इनकी पूजा की जाती है, और वो है प्लेग।
ये प्लेग रक्षक देवता भी कहे जाते हैं। प्लेग आप जानते ही हैं, ठीक है। तो प्लेग जब हो जाता है तो भी पाबू जी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है भाई। चलिएगा आगे चलें जरा। वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इनकी फड़ जो बांची जाती है वो एक पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बांची जाती है और वो है रावण हत्था, ठीक। और आगे और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसमें। ये हो गए आपके पाबू जी, ठीक है। प्लेग क्या होता है? एक बीमारी है भाई जिसका कैरियर जो है चूहा है। आपने शायद सुना होगा सूरत में एक बार प्लेग फैला था बड़ा जबरदस्त, अलग अलग प्रकार का, इसका भी अलग अलग टाइप होता है। तो प्लेग एक डिजीज है जो कैरियर वाहक जो होते हैं वो चूहे होते हैं। जो प्लेग का जो कीटाणु है उसको चूहे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, चूहे पर होता है ये, और मनुष्य में इस तरह से फैलता है। प्लेग एक डिजीज है, ठीक है ना। चलिए ये हो गए आपके पाबू जी। अब आज के लिए हम एक और कर लेते हैं, छोटे से लोक देवता हैं हमारे पंचपीरों में, और उनको हम देख लेंगे। वो हैं आपके हड़बू जी। हड़बू जी इनका बर्थ अगर हम कहें, इनका जो जन्म हुआ था 15वीं सेंचुरी में हुआ था, और भूडेल नागौर यह इनका बर्थ प्लेस है, ठीक है। हड़बू जी के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। अब देखिए क्या हुआ था कि ये शासक थे, यहाँ के रूलर थे भूडेल के, नागौर में जो पड़ता है। और इनके जो मौसेरे भाई थे, यानी मौसी के बेटे थे रामदेव जी, जो हमारे अगले पंचपीर हैं। तो रामदेव जी ने इनको प्रेरित किया है, इनको कहा है कि सब आप ये शासन वासन करते रहते हो, छोड़ो ये सब और जनता की सेवा में लगिए, देखो आपको दुगना आनंद आएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि यहां पर हुआ ये है कि जो गुरु थे किसके, रामदेव जी के, बालीनाथ, उनसे ये दीक्षित हुए और फिर उसके बाद ये जनता की सेवा में आ गए। बालीनाथ से दीक्षित हुए और फिर ये जनता की सेवा में आ गए, और आगे का जीवन इन्होंने जनता की सेवा में ही लगाया था, ठीक है। तो इनके गुरु हम कहें तो वो थे आपके बालीनाथ। ये मौसेरे भाई थे, मौसी के बेटे थे आपके रामदेव जी के। उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने इनको प्रमोट किया है कि साहब आप छोड़िए राजपाट और जनता की सेवा में लगिए, ठीक है। अब इनका टेम्पल नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके देखिए माता पिता का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोटे से लोक देवता हैं। टेम्पल इनका है आपका बेंगटी, जोधपुर, ठीक है। बेंगटी में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की एक विशेष बात, लास्ट पॉइंट है हमारा ये, इस मंदिर की एक विशेष बात है कि यहां पर इनकी जो बैलगाड़ी है, बुलक कार्ट है, उसको पूजा जाता है। उसको पूजने का कारण क्या है? उसको पूजने का कारण सिंपल सा है कि ये उसी बैलगाड़ी में दूर दूर से जाकर चारा लेकर आते थे और उन गायों को खिलाते थे जो अपाहिज थी, पंगु थी, चल फिर नहीं सकती थी, हैंडीकैप थी। तो इस बैलगाड़ी की जो पूजा की जाती है इसलिए की जाती है कि साहब ये वही बैलगाड़ी है जिसके थ्रू ये गायों की सेवा किए जाते थे। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है इस मंदिर में जो बेंगटी में है इनका मेन टेम्पल, ठीक है। ये हुआ भाई आपके हड़बू जी, और ज्यादा जानकारी हमारे पास इनकी नहीं है, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट अब इतना टाइम दिया आपको, आप बता तो रहा हूं सारे, आपको टाइम भी दिया नोट डाउन करने का, तो अब स्क्रीनशॉट तो क्या लेंगे आप। चलिए खैर अब टाइम भी हो गया, सर आ गए हैं आपके। सौरभ जी थैंक यू, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर 15 क्या है? 15 सेंचुरी है भाई, शताब्दी, 15 सेंचुरी, वो ये थोड़ा सा घसीटा मार हो जाता है इंग्लिश में। 15वीं शताब्दी है जहां इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए कल इसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमारे मोस्ट प्रोबेबली ये फॉक डेटीज जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए, देन हम फॉक सेंट्स पर आ जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।